आ चल के तुझे मैं लेके चलूं कि ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। यह किशोर कुमार का गाया बहुत खूबसूरत गीत है। और ये इसलिए कि मैं बात कर रहा हूँ एआई की दुनिया की। और एआई की दुनिया क्या हमें किसी ऐसी दुनिया की ओर भी ले जा सकती है कि जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, केवल प्यार ही प्यार पले। तकनीक से बहुत कुछ संभव है, लेकिन भाव पक्ष इस तरीके से तकनीक ठीक कर देगी, ये संभव नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ, बात को समझो में एक बार फिर आपका स्वागत। और दूसरा जो पक्ष है वो उस पर मैं इसलिए आया कि ये सारा एआई को समझने में, और मैं खुद डिजिटल में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। डिजिटल में हमें भी देखना है कि एआई से हम कैसे खबरों को बेहतर कर लें, हमारे काम को बेहतर कर लें। पत्रकार साथी जो दिन रात जुटे हुए हैं, वीडियो वाले जो दिन रात जुटे हुए हैं, उनका काम आसान हो और हमें रूटीन कामों की बजाय हम उनको अच्छे काम पर लगा सकें, आप तक अच्छा कंटेंट पहुँचा सकें। इसी यात्रा में जब मैंने इस एआई को और करीब से समझने की कोशिश की तो मुझे लगा कि दरअसल 60,000 साल पहले जो मनुष्य का धरती पर इस विकास शुरू हुआ, निएंडरथल आए थे और उसके बाद फिर हम होमो सेपियंस तक की यात्रा में पहुंच गए। और उस पूरी होमो सेपियंस वाली यात्रा में जो पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर जिस तरीके से धैर्यपूर्वक इस यात्रा को तय किया, वो हमेशा से मुझे अचंभित करता रहा। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ में जो अमर उजाला में यहाँ पर तकनीक की हमारी टीम को लीड करते हैं भगत चौहान, उनसे इस चर्चा के तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा कि तो मनुष्य की लड़ाई है, लेकिन मनुष्य तो, उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मांड में भी चेतना है। और इस पर तो खैर हमारे यहाँ पर हमारे अध्यात्म में बहुत बातें कही गई, लेकिन ब्रह्मांड में चेतना है ये इसलिए है क्योंकि चेतना है तभी सागर अपनी हदों में, जब वो टूटता है तो सुनामी आती है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर उसी तरीके से घूम रही है अरबों वर्षों से, और अगर नहीं घूम रही होगी, थोड़ा भी इधर होगी तो क्या होगा, हम बचेंगे नहीं। चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा आगे पीछे होगा तो हम नहीं बचेंगे। पृथ्वी सूर्य से थोड़ा और करीब जाएगी तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे। ये सारी दूरियां, ये सारी व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए, अगर वैसी हैं तो ब्रह्मांड में भी चेतना है। और ये चेतना जो थी, इसी से मनुष्य वहां पर 60,000 साल पहले से शुरू करके अभी वहां एआई तक आ गया है, जहां पर मनुष्य की और तकनीक की लड़ाई, वो तकनीक जिसका इजाद भी मनुष्य ने किया, अपने दिमाग से किया। डायनासोर्स के होते हुए, बड़े बड़े प्राणियों के इस धरती पर होते हुए, व्हेल मछलियों के होते हुए, हाथियों के होते हुए, शेर के होते हुए, चीते के होते हुए धरती पर राज कौन कर रहा है? मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, मेधा है। इसी मेधा में कृत्रिम जुड़ रहा है, इंटेलिजेंस है। उसी इंटेलिजेंस के पहले आर्टिफिशियल जुड़ा हुआ है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी दिलचस्प चीज है। वो क्यों है? ब्लैक लेमोइन जो गूगल के एलएलएम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो जब अचानक हतप्रभ होकर कहते कि मशीन मुझसे बात कर रही है, यह बात अलग है कि उनको ये सनक मानते हुए लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। पर हो सकता है मशीन सचमुच मनुष्य से बात करने की स्थिति में आ गई हो, और आ रही है। जिस ब्रह्मांडीय चेतना की हम बात कर रहे हैं तकनीक के जरिए, वो मशीनों में डालने की कोशिश ही तो हो रही है। वो क्यों हो रही है? जब मैं कहता हूं कि हमारे पास बुद्धि है, वो कहां है? मस्तिष्क में है। और मस्तिष्क का संचालन किससे होता है? न्यूरॉन्स से। और एक मनुष्य में औसत कितने न्यूरॉन होते हैं? वैसे तो माना जाता है कि 100 अरब होते हैं, लेकिन औसत 82 अरब तक न्यूरॉन होते ही हैं। और 82 अरब न्यूरॉन में से ज्यादातर मस्तिष्क में ही है। ये दरअसल वो न्यूरॉन है, और वो जाकर 100 खरब तक के कनेक्शंस बनाते हैं पूरे शरीर में, खास तौर पे मस्तिष्क में। ये न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शन ही हैं जिसने मनुष्य को धरती पर उस स्थिति में पहुंचाया जहां वो अभी है, और एआई जैसी चीजें घड़ रहा है। अब आप समझिए कि जो मशीनें बनाई गई एआई के लिए, वो मशीनें पहले शुरू हुई कितने से? 1 बिलियन न्यूरॉन, 2 बिलियन न्यूरॉन, फिर 15 बिलियन न्यूरॉन। अभी हमारा जो भारत से सर्वम शुरू हुआ है, उसमें 30 बिलियन न्यूरॉन तक वो गए, और आप 100 बिलियन पर जाने का प्रयत्न है। 100 बिलियन का मतलब हुआ कि आप एक मनुष्य की बराबरी कर पाए। लेकिन हाँ, जो बड़े मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी और जेमिनाई, वही 100 बिलियन को भी क्रॉस कर गए हैं। दावे सब जगह अलग अलग हैं, एग्जैक्ट नंबर कहीं नहीं मिलता, लेकिन वो खरब की संख्या तक पहुंच रहे हैं। खरब की संख्या तक अगर न्यूरॉन्स के लेवल पे मशीन पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक मनुष्य की जो न्यूरॉन्स की शक्ति है, उससे कई ज्यादा मनुष्यों की शक्ति उस मशीन में डाल रहे हैं। अब मजा कहां है? क्या ये एक मशीन जिसमें एक मनुष्य में मौजूद 82 अरब न्यूरॉन से ज्यादा न्यूरॉन डाल दिए गए हैं प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि ये प्रोसेसिंग ही करते हैं न्यूरॉन, सभी मनुष्यों की सामूहिक चेतना और सामूहिक बुद्धि मिलकर जो कर सकती है, उससे बड़े हो जाएंगे, कुछ मामलों में हो जाएंगे। शायद शतरंज की बाजी में हम उनको नहीं हरा पाए, उनकी दिमाग तेजी से चालें सोच लेगा, और शायद
अब हमको नए डी गुकेश और नए विश्वनाथन आनंद वो मिलेंगे जो शायद मशीन से उस तरह की होड़ कर सकें। मनुष्य की होड़, न्यूरॉन से न्यूरॉन की, बायोलॉजिकल न्यूरॉन से बायोलॉजिकल न्यूरॉन की होड़ अलग है, और ये जो न्यूरॉन्स हैं वो बायोलॉजिकल नहीं होते। मशीन में उस तरीके से उसको कोड करने के लिए उस व्यवस्था को कहा गया। लेकिन मज़े की बात क्या है, उसको संचालित करने के लिए कितनी ऊर्जा लग रही है, कितनी भयानक पानी और ऊर्जा की ज़रूरत है, कितने सर्वर्स की, कितने स्पेस की ज़रूरत है, उसको लगातार चलायमान रखकर एआई को उस स्थिति में काम करने के लिए। और यहां से भाव पक्ष शुरू होता है। मैं जितना एआई को और तकनीक को समझता हूं उतना प्रकृति के प्रति नतमस्तक होता हूं। अरे एक कोडिंग डीएनए की, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की या एक्स एक्स की, उसमें जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें सब कुछ कोडेड है। हम रोटी खाएंगे, दलिया खाएंगे, दाल थुली खाएंगे, जो मांसाहार करते हैं, और उस पूरी ऊर्जा से हमारे शरीर के सारे न्यूरॉन्स सक्रिय हैं, संचालित हैं, और सूर्य से भी हम ऊर्जा ले रहे हैं, और धरती पर हम उस तरीके से अस्तित्व में, और एक अमीबा से लेकर यहाँ तक की यात्रा पूरी प्रकृति ने धरती पर करवा दी। और उसके लिए हमें कोई इस तरह के बड़े बड़े सर्वर फॉर्म्स की और लगातार उसको चलाए रखने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत तो नहीं पड़ी। प्रकृति इससे कहीं आगे पहले पहुंच चुकी है हम लोगों को बनाने में, पेड़ों को पत्तियों को आकार देने में, मनुष्यों को चींटियों को, प्राणियों को, हाथियों को, घोड़ों को बनाने में। और इसीलिए इस सृष्टि के, आप ईश्वर को माने न माने, कोई शक्ति तो है। जब इतनी शक्ति मनुष्य की लग रही है इसको बनाने में, और आप ईश्वर को नहीं भी मान रहे हैं, तो किसने तय किया कि ये इतने 82 अरब न्यूरॉन्स होंगे और उनके 100 खरब कनेक्शंस बनेंगे? उसकी कोडिंग करने वाला भी तो कोई प्रोग्रामर है ना, जैसे ये प्रोग्रामर मिलकर सब कर रहे हैं। उस प्रोग्रामर को नमन करना पड़ेगा, उस सत्ता को नमन करना पड़ेगा। और उस सत्ता ने जिस तरीके से हमको सबको रचा, मैं इसलिए इसको कह रहा था भाव पक्ष में। जितना एआई को समझता हूं मैं फिर कविता, कहानी, प्रकृति, नदी, घाट, नीम का पेड़ और उस चबूतरे की ओर लौट जाता हूं, जो मुझे अपने मनुष्य होने का एहसास कराता है, प्रकृति से मेरे तादात्म्य को और करीब ले जाता है, शब्द को ब्रह्म कहे जाने की सत्ता के सामने मुझे झुकाता है, और उस ब्रह्मांडीय चेतना को नमन करने का मेरा मन करता है जिसने हम सबको गढ़ा और रचा है। ये यात्रा चलेगी। सवाल इस बात का नहीं है कि मशीन जीतेगी या मनुष्य, पर इस मनुष्य ने ही इस मशीन को बनाया है। और इस होड़ में जब मनुष्य को चुनौती मिलेगी तो मैं प्रकृति की संरचना को, इस अद्भुत संसार को देखकर आश्वस्त हो जाता हूं कि हमारे 82 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं, 82 अरब न्यूरॉन्स को पीछे छोड़कर मशीन ने कई अधिक ज्यादा न्यूरॉन्स जोड़कर प्रोसेसिंग पावर बना दी होगी। लेकिन एक और चीज है, वो क्या है? शरीर है, उसमें पावर है, लेकिन उसमें एक और चीज है, वो है आत्मा। जी हाँ, आत्मा। एनवीडीए जो चिप बनाती है, आपको पता है, उन्होंने एक मेगाट्रॉन बनाया था। उस मेगाट्रॉन की प्रोसेसिंग पावर और न्यूरॉन सब कुछ कई गुना ज्यादा थे उस समय जब मेगाट्रॉन बना था। उनको लगा कि ये मैं अपनी चिप दे रहा हूं और उससे चैट जीपीटी पावर हो रहा है या जेमिनाई पावर हो रहा है, तो मैं खुद ही एक बड़ा मेगाट्रॉन बना लेता हूं। पर वो मेगाट्रॉन नहीं चला, उस पर डेटा नहीं था प्रोसेस करने के लिए, उसके पास एनालिसिस नहीं थी, कोडिंग करने वाले इंजीनियर नहीं थे। क्या नहीं था? आत्मा नहीं थी। हमारे पास शरीर तो है, प्रोसेसिंग की पावर है, ऊर्जा है, लेकिन आत्मा भी है। शरीर नश्वर हो जाता है, आत्मा बनी रहती है। इसीलिए उस आत्मा की सत्ता, उस सर्वशक्तिमान की सत्ता में विश्वास प्रगाढ़ होता है। आप माने न माने, एआई मुझे और अधिक आध्यात्मिक दर्शन की ओर ले जाता है। उसी दर्शन को आपसे साझा करना चाहता था। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, पर जब हम बात को समझने समझाने के इस दिलचस्प सिलसिले से जुड़े ही हुए हैं, तो क्यों न इस दृष्टि से भी एआई के पूरे इस आकार लेते स्वरूप को देखें, प्रकृति का आनंद लें। अब जब कभी नदी देखें, कोई बगीचे में उड़ती हुई तितली देखें, तो खुश हो जाइए, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने जिस तरीके से हमें रचा है, उसकी कोडिंग, उसकी प्रोग्रामिंग बहुत आगे है। और मैं आश्वस्त हूँ कि मनुष्य का जीवन उसी तरीके से चलेगा। हमारे कुछ काम आसान होंगे जो रूटीन काम हम करते थे, बल्कि हमने, पता है, 100-150 साल जो है ना, वो इस जो एआई नाम का दैत्य तैयार हुआ है, और दैत्य ही कहना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है, कि भूख को मिटाने में किया। हमारा अभी 150-200 साल से पहले का इतिहास जो था वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं था। किताबें हैं, पांडुलिपियां हैं, सब कुछ है। डिजिटाइज्ड फॉर्मेट नहीं था, फ्लूइड फॉर्मेट नहीं था, लिक्विड फॉर्मेट नहीं था। हमने डिजिटाइज करके इस कलयुग के कली अवतार को, और यही भगत का मैं कोडूंगा क्योंकि उनको क्रेडिट दूंगा, उन्होंने कहा सर कलयुग में कली अवतार आएगा, कहा था ये। और कल का मतलब कल पुर्जे, कल पुर्जे मतलब मशीन, मशीन मतलब तकनीक। बहुत अच्छे से जोड़ा है, खूबसूरती से उन्होंने, और उनको धन्यवाद है और उसका क्रेडिट भी उनको है। तो कलयुग का ये कली क्या करेगा हमें नहीं पता,
लेकिन हाँ, ये बात है कि हमने सारी ऊर्जा अपने इस डेटा को संग्रहित करके वहाँ मशीन में डालने के बाद एक नया कालपात्र गढ़ दिया है। ये कालपात्र आगे क्या करेगा, किस तरह के चमत्कार रचेगा, हमें तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर संभव है कि हमने अपने मनुष्य के अस्तित्व को और इतिहास को जब इसको सौंपा है, ये कुछ ऐसा गढ़े और करे कि हम वापस प्रकृति के करीब, खेत के करीब, नदियों के करीब जा सकें, लौट सकें, क्योंकि अभी भी कोई ऐसी पिल या टेबलेट नहीं बनी जो रोटी से मिटने वाली भूख को आसानी से शांत कर सके। आप सब देखते रहिए अमरउजाला.com। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।